नमस्ते बच्चा लोग। तो आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर है आज, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। तो बेसिकली ये जो बेसिक्स हैं किस किस पेपर को कवर करेंगे? नंबर 1 यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एसएससी एंड अग्निवीर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड जीडीपी, मनी, लीगल टेंडर एंड लिक्विडिटी। इन सारी डेफिनेशंस को आज हम एक एक करके समझेंगे। मूविंग टू द फर्स्ट स्लाइड एंड आवर फर्स्ट टॉपिक, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड, जिसको हम छू सकते हो उसे हम गुड्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल शूज, टेबल, मशीन एंड लैपटॉप, ठीक है। मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, सेकंड बेसिक, विच इज सर्विसेज। एनीथिंग दैट कांट बी टच्ड, और उसे हम इंटेंजिबल भी कहते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते। क्या क्या चीजें हो सकती है वो? नंबर 1 टीचिंग। टीचिंग को हम कभी भी टच नहीं कर सकते। हाँ, हम सीख सकते हैं मगर उसे टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर, जैसे अब आप अभी यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को आप कभी टच नहीं कर सकते। यू कैन टेक सर्विसेज, राइट। बैंकिंग सर्विस हो गई, तो हमने गुड्स कर लिया है और सर्विसेज कर लिया है। दोनों में डिफरेंस पता लग गया। गुड्स जो चीज टच हो सकती हो, सर्विसेज विच कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी टच, जिसे हम छू नहीं सकते हो, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम सीखेंगे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब क्या होता है इन्फ्लेशन का? चीजें, जो हमारे पास चीजें हैं, मान लो मेरे पास एक बोतल है, लेट मी टेक द बोतल फॉर यू। मान लो ये बोतल है, ठीक है। इस चीज का इसका प्राइस आज 100 रुपए है और कल को इसका प्राइस 120 रुपए हो जाए, तो इसका दाम क्या हो गया? बढ़ गया है, ठीक है। तो उस चीज को क्या कहते हैं हम? इन्फ्लेशन, महंगाई, किसी चीज का महंगा होना। डिफ्लेशन, सेम बोतल वाला एग्जांपल लेंगे हम। मान लो आज कोई चीज 100 रुपए की और कल को वो चीज 50 रुपए की हो जाए, किसी भी चीज का दाम सस्ता होना, उसको क्या कहेंगे हम? डिफ्लेशन। अब दो चीजें आती है इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ, हम रिलेट करेंगे इस चीज को। दो तरह की पॉलिसी हमारी, एक है फिस्कल पॉलिसी, एक है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब जब सरकार इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, माइंड माय वर्ड, सरकार, तो उस पॉलिसी को कहते हैं हम फिस्कल पॉलिसी। जब गवर्नमेंट क्या करे? एक्शन ले, किसके ऊपर? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के ऊपर। उस पॉलिसी को क्या कहते हैं हम? फिस्कल पॉलिसी। देश में जैसे महंगाई आ गई, ठीक है, या डिफ्लेशन आ गया, तो जब गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी, उस चीज को हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी। अब इसी का उल्टा है मॉनेटरी पॉलिसी। जब आरबीआई, यू नो आरबीआई, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कोई एक्शन लेता है, उसे कहते हैं हम क्या? मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसके कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं हम। फिस्कल पॉलिसी, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, जो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड पॉइंट, डील विद पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज। नाउ कमिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्रोल बाय द आरबीआई, डील्स विद मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, सेम बात है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे।
एक मिनट, दिस इज द पीवाईक्यू जो कि सीडीएस एग्जाम में आया है। गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू दैट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन बिजनेस इज कॉल्ड व्हाट। अब हमने पढ़ा था क्या कि जब भी गवर्नमेंट कोई भी स्ट्रेटेजी बनाए किसके रिस्पेक्ट में, पब्लिक एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के, उसको क्या कहेंगे हम, मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी फिस्कल पॉलिसी। क्या कहेंगे हम, फिस्कल पॉलिसी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हम करने वाले हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का डिस्कशन। एसेट क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होती हैं। एसेट, जैसे मेरे पास कोई घर है, ठीक है, और मैंने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो मेरी वहां से इनकम आएगी, मुझे रेंट आएगा। तो कोई भी चीज जो हमें पैसा कमा के दे उसे क्या कहते हैं हम, एसेट। और लायबिलिटी इसका उल्टा, कि हमें किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल, मान लो आप कोई कंपनी चला रहे हो, ठीक है, आपने कोई कंपनी चलाई XYZ, आपने इसमें एम्प्लॉय रख रखे हैं, 10 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। इन 10 एम्प्लॉयज को आपको क्या करके देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी क्या है, देनी पड़ रही है किन्हें, इन 10 एम्प्लॉयज को। जब भी हम पैसा देंगे उस चीज को क्या कहते हैं, जब हमारी जिम्मेवारी आती है किसी भी चीज को देने की, मान लो पैसा ही है, उसे क्या कहेंगे हम, लायबिलिटी। लायबिलिटी में काउंट करेंगे। अब देखते हैं हमने क्या लिखा है, समथिंग अ प्रॉपर्टी दैट हेल्प्स यू अर्न मनी, क्या, जो पैसा कमा के दे। एग्जाम्पल, ए हाउस गिवन ऑन रेंट। नाउ कमिंग टू लायबिलिटी, समथिंग दैट हैज टू बी रीपेड या ओड टू समवन, जब हमें पैसा देना पड़े। एग्जाम्पल, ए लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा एलोबरेट करके समझाता हूं मैं, इसका क्या मतलब है। मान लो ये आप हो, आप क्या गए, बैंक में गए लोन के लिए, तो बैंक क्या करती है, आपको लोन देती है, पैसा दिया मैं, बैंक ने आपको पैसा दिया कुछ इंटरेस्ट रेट लगा के, मान लो 100 रुपए दिए, और इस पे इंटरेस्ट रेट लगा दिया इन्होंने 2%। कितना, 2%। तो आपको कितने पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे बैंक को वापस, एक साल में 102 रुपए, राइट। जब भी बैंक आपको लोन दे और आपको वापस रिटर्न करने हो इस चीज को, यहां इस चीज को कहते हैं क्या, लायबिलिटी। आपको पैसे बैंक को वापस देने, उस चीज को क्या कहेंगे हम, लायबिलिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एसेट, और उसके साथ हम एक एग्जांपल लेंगे बैंक का, ठीक है। एसेट दो तरह के होते हैं, नंबर 1 इज टेंजिबल, नंबर 2 इज इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको छुआ जा सके, विच कैन बी टच्ड। इंटेंजिबल मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले इंटेंजिबल का मतलब बताया था, विच कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है। एसेट अब दो तरह के हैं, कि किसी एसेट को छुआ जा सकता है और किसी एसेट को छुआ नहीं जा सकता। टेंजिबल का एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मशीन। मशीन कोई भी, हमने जैसे ये मशीन है, ठीक है, ये मुझे पैसा कमा के देगी, तो ये हमारे लिए, और मैं इसको क्या कर सकता हूं, छू सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या है, टेंजिबल। लैपटॉप हो गया, जैसे बिल्डिंग हो गई, ये टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट हो गया या गुडविल हो गया। सॉफ्टवेयर को हम कभी भी टच नहीं कर सकते, राइट। लाइक दिस इज द सॉफ्टवेयर, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे, मैं किस चीज को टच कर पा रहा हूं, स्मार्ट बोर्ड को टच कर पा रहा हूं, मगर इस सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो दो तरह के एसेट हमारे, नंबर 1 इज टेंजिबल, नंबर 2 इनटेंजिबल। नाउ कमिंग ऑन, एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं हम।
मान लो ये कोई बैंक है, बैंक एक्स, ठीक है, ये आप हो। अब आप बैंक के पास गए लोन के लिए, किस चीज के लिए? लोन के लिए। तो बैंक आपको लोन देगा, ठीक है। बैंक की क्या पॉलिसी है कि वो आपको किसी इंटरेस्ट रेट पे पैसा आपको देगा। मान लो 2% है और आपको कितने रुपए चाहिए? 100 रुपए चाहिए। कितने? ठीक है, और आप 1 साल के लिए ले रहे हो। तो जब आप बैंक के पास गए, ठीक है, बैंक से आपने क्या उठाया? पैसे उठाए बैंक से। तो जैसे ही आप बैंक से पैसे उठाते हो, फिर आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है कि उस पैसे को वापस लौटाना। क्या करना? ये पैसा लिया है, इस पैसे को वापस दोगे किसको? बैंक को। वो क्या होगी? आपकी लायबिलिटी। मगर अगर हम बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें तो बैंक के तो पैसे बन रहे हैं ना। उसने आपको 100 रुपए दिए थे, आप 1 साल बाद कितने हो जाएंगे वो पैसे? 102 रुपए वापस लौटाओगे आप बैंक को। तो बैंक के लिए क्या हो गया? वो एसेट। क्या? लोन। लोन बैंक के लिए क्या हो गया? एसेट। और आपके लिए लोन क्या हो गया? लायबिलिटी। अंडरस्टूड? चलिए फिर से समझा देता हूं ये चीज। जब बैंक के पास गए आप, आपको पैसे क्या करने हैं? रिटर्न करने हैं। उन्होंने आपको लोन दे दिया है तो आपको पैसे क्या करने पड़ेंगे? रिटर्न। तो वो क्या बनती है? आपकी जिम्मेदारी। किसी भी जिम्मेदारी को हम कहते हैं क्या? लायबिलिटी। और जो चीज हमें पैसा कमा के दे, अब लोन जो है वो बैंक के लिए क्या है? एसेट है। क्यों? वो 100 के 102 रुपए बना के दे रहा है लोन, ठीक है। तो बैंक के लिए क्या हो गया वो चीज? एसेट। और आपके लिए क्या हो गया? वो लायबिलिटी। अंडरस्टूड? तो यही चीज लिखी है यहाँ, ए लोन इज एन एसेट। जो लोन है वो एसेट है, किसके लिए? बैंक के लिए। बट ए लायबिलिटी फॉर द बोरोवर। जो लोन है वो क्या है? बोरोवर के लिए लायबिलिटी। बोरोवर मतलब जो उधार लेता है, जो पैसे ले रहा है। अब आ जाते हैं डिपॉजिट पे। ए डिपॉजिट इज अ लायबिलिटी फॉर द बैंक। अब क्या करा? आप हो, आपके पास 100 रुपए हैं और सेविंग अकाउंट आपका बैंक में। आप इस बैंक में गए, आपने ये 100 रुपए जमा करा दिए। क्या करा दिए? डिपॉजिट करा दिए। क्या कराए? डिपॉजिट। अब बैंक क्या करेगा? जब भी आप पैसा रखते हो सेविंग्स अकाउंट में, तो वो कुछ इंटरेस्ट रेट लगा के आपको 100 का 101 या 102 रुपए बढ़ा के देता है, ठीक है। आपने क्या करा? बैंक में पैसा रखा, ठीक है। आपकी नीड हुई कि मुझे पैसा निकालना है, तो बैंक की जिम्मेवारी बनती है क्या? वो आपको पैसा वापस दे। तो जब बैंक आपको पैसा वापस देगा तो उसकी क्या हुई? वो जिम्मेवारी, ठीक है। किस टाइम पे? जब आपने पैसा डिपॉजिट करा था। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, ए डिपॉजिट इज अ लायबिलिटी फॉर द बैंक। जब आप कोई भी पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक के लिए वो चीज क्या हो जाती है? लायबिलिटी। और एसेट हो जाता है आपके लिए, जो भी डिपॉजिट पैसे करता है। क्यों? क्योंकि 100 के 102 या 101 रुपए बैंक आपको वापस करता है जब भी आप पैसे जमा कराने जाते हो। चलिए इस पे एक पीवाईक्यू देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है and also the PYQ in CDS. Which of the following is not included in the liability of a commercial bank in India? इसे आप बैंक ही समझ लो। बैंक लो, मैंने बैंक के आपको कंटेक्स्ट में बताया, चाहे कमर्शियल बैंक हो, स्टेट बैंक हो, कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर। तो क्या चीज है वो जो लाइबिलिटीज में नहीं काउंट होती? जो क्या नहीं है? लाइबिलिटी नहीं है। इसका क्या मतलब है? जो कि एसेट है। किसके लिए? कमर्शियल बैंक के लिए। बताइए, एडवांस होगा, डिपॉजिट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, या नन ऑफ दीज होगा? तो क्या होगा? एक तो एडवांसेस और एक इन्वेस्टमेंट, ये दो चीजें होंगी
जो कि क्या होंगी बैंक के लिए, एसेट। और डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या होगा, जो मैंने बताया आपको, बैंक के लिए क्या होगा, लायबिलिटी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, विच इज कैपिटल। हम कैपिटल्स के टाइप सीखेंगे और कैपिटल का मीनिंग सीखेंगे इस स्लाइड में। कैपिटल क्या होती है, एनीथिंग विद विच ए बिजनेस और प्रोडक्शन कैन बी स्टार्टेड। क्या मतलब है इसका, जैसे मेरे पास एक स्मार्ट बोर्ड है, अभी ये स्मार्ट बोर्ड ही ना होता, क्या मैं आपको पढ़ा रहा होता, नहीं ना। तो ये मेरे लिए क्या है, कैपिटल है, जिससे मेरा कोई भी बिजनेस या प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता हो। एक कंपनी के अगर हम अंडर देखें तो क्या होता है, वो मशीन जिससे कुछ भी शुरू किया जा सके। अब टाइप्स देखते हैं। टाइप्स हमारे पास, नंबर 1 इज फिक्स्ड कैपिटल, नंबर 2 वर्किंग कैपिटल, नंबर 3 फिजिकल कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, जो भी कैपिटल जिसे हम लंबे समय तक यूज कर सकें। अब लंबे समय तक कोई भी चीज, अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, ये मुझे पता है कि मेरा 1-2 साल या 5 साल या 10 साल चल जाएगा ये, तो इसे क्या कहेंगे हम, फिक्स्ड कैपिटल। यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म्स, टू 2 से ज्यादा साल चलने वाली चीज को क्या कहेंगे हम, फिक्स्ड कैपिटल। एग्जाम्पल जैसे मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर, बाइक एंड फ्लैट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट विच इज वर्किंग कैपिटल। ये होता है यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म, बहुत ही छोटे समय के लिए। जैसे कि आप गाड़ी में तेल डलवा रहे हो, तो वो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, वर्किंग कैपिटल। फ्यूल इन अ कार, सैलरी आपकी 1 महीने में खत्म हो जाती है, तो बहुत ही शॉर्ट टर्म है, इसलिए वो वर्किंग कैपिटल के अंडर आएगी। रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल हो गया। नाउ मूविंग टू थर्ड पॉइंट, फिजिकल कैपिटल किसे कहते हैं, जब फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों को मिला के कोई चीज बनती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल। एग्जाम्पल, हम देंगे आपको पीवाईक्यू के साथ। अब देखिए कैसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स द इनपुट इन टर्म्स ऑफ टूल मशीन। अब टूल बताओ, टूल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, राइट। मशीन ऑल्सो है फिजिकल, फिक्स्ड कैपिटल। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल हमारे लिए क्या है, वर्किंग कैपिटल। क्या है, वर्किंग कैपिटल। और मनी, जैसे कि मैंने बताया था, ये भी क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो जब ये सारी चीजें एक साथ आ जाए, उसे क्या कहेंगे हम, फिजिकल कैपिटल। देखिए वही चीज लिखी है यहां, फिजिकल कैपिटल कंबाइंस टूल, मशीनरी, रॉ मटेरियल एंड मनी यूज्ड एट प्रोडक्शन स्टेज। इट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दोनों का सम होगा क्या, फिक्स्ड कैपिटल का, और वर्किंग कैपिटल का सम क्या होगा, फिजिकल कैपिटल। जब हम सारी चीजें एक साथ यूज करेंगे। नाउ मूविंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब ग्रोस का मतलब समझते हैं, ग्रोस का मतलब होता है टोटल। डोमेस्टिक का मतलब आप मान लो इंडिया, एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो ये इंडिया है, भारत है ये, इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं। कंपनी 1, कंपनी 2। अब जो कंपनी 1 है वो भारत की है, भारत की, जैसे पार्ले जी।
और कंपनी 2 है फॉरेन फॉरेन कंपनी है कोई, जैसे एप्पल ले लेते हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, कुछ भी ले लो आप, माइक्रोसॉफ्ट ले लेते हैं चलो, ठीक है। तो जब कंपनी 1 और इनका दोनों का प्रोडक्शन है, मान लो ये टोटल कंपनी है इंडिया में, इनका दोनों का प्रोडक्शन हमारा कितना हो रहा है एक साल में, 1 ईयर में कितना हो रहा है प्रोडक्शन, मान लो 1 लाख रुपीज हो रहा है, कितना, 1 लाख रुपीज। जो इंडिया में जितनी भी कंपनीज है उनका प्रोडक्शन एक साथ, चाहे वो भारत की हो या फॉरेन की हो, जितना भी प्रोडक्शन होता है कितना एक साल में, उसे क्या कहते हैं हम, जीडीपी, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब मान लो कोई भारत की कंपनी है, भारत की कंपनी मान लो पार्ले जी, वो कहां सेटअप है, यूएसए में सेटअप है, वो कहां है, वो यूएसए में। इसका प्रोडक्शन कितना है, इसका प्रोडक्शन मान लो 1 लाख रुपीज है, तो क्या ये भारत की जीडीपी में काउंट होगा, तो इसका जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि जीडीपी हमेशा एक पर्टिकुलर एरिया के लिए जाती है, ठीक है। तो इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन है, चाहे वो फॉरेन कंपनी का हो या भारत की खुद की कंपनी का हो, जितना वो प्रोडक्शन एक साल में करते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं हम, जीडीपी, ठीक है। अब देखिए इस चीज को समझिए, फॉरेन कंपनी अगर ऑपरेट करी है इंडिया में, मतलब इंडिया में फॉरेन कंपनी है, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट, तो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा या नहीं होगा, यस वो चीज होगी काउंट। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन कंपनी ऑपरेटिंग इन यूएस, क्या वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगी, तो उसका जवाब है नहीं, वो इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होगी। तो किस में काउंट हो सकती है, तो काउंट होगी इंडिया की जीएनपी में। अब जीएनपी का मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज जीएनपी। अब ऐसे ही एक हमारी जीएनपी है डेफिनेशन, जीएनपी का मतलब है टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया। एक एग्जांपल लेते हैं हम, सेम वही, ये इंडिया में है कंपनी 1, कंपनी 2, ठीक है। इसमें जितना भी प्रोडक्शन होता है वो किस में काउंट होगा, इंडिया की जीडीपी में। मगर अगर हमारे पास कोई फॉरेन है, मान लो कोई फॉरेन में, यूएसए में पार्ले जी की फैक्ट्री है, तो पार्ले जी की फैक्ट्री जितना भी प्रोडक्शन करती है, क्या करती है, प्रोडक्शन, तो जीडीपी प्लस जब भारत की कंपनी प्रोडक्शन करती है विदेश में, ठीक है, उन दोनों का अगर हम ऐड करें तो उससे उससे क्या बनता है, जीएनपी, जीडीपी प्लस इनकम अर्न बाय नेशनल्स अब्रोड। जो नेशनल कंपनी है जब वो बाहर अर्न करती है, तो वो इंडिया की किस में काउंट होता है, जीएनपी में काउंट होता है, किसमें, जीएनपी, ना कि जीडीपी में काउंट नहीं होता। अंडरस्टूड। जीडीपी ऑनलाइन इंडिया, कोई भी कंपनी हो, फॉरेन हो या इंडियन हो, दोनों को काउंट करके क्या बनेगा, जितना ही प्रोडक्शन एक साल में करेंगे, जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी तो हो ही गया, प्लस जो विदेश में भारत की कंपनीज है जितना भी प्रोडक्शन करती है वो इसमें काउंट होगी। अब जीडीपी का मतलब क्या होता है, क्या वो इकोनॉमी का दिखाता है, क्या पॉइंट दिखाता है वो, देखिए अगर इंडिया में जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंडिया का इंक्रीज होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या मतलब है कि डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा जैसे जीडीपी बढ़ेगी। अब हो जाते हैं लीगल टेंडर क्या होता है और फिएट मनी क्या होती है। लीगल टेंडर वो चीज होती है जिसको मान लो आपके पास जैसे मेरे पास 500 रुपए का नोट है, ठीक है, मेरे को कोई चीज खरीदने जानी है, मान लो मेरे को क्या खरीदना है, लेट इट बी, मुझको एक टी शर्ट खरीदनी है, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा, शॉपकीपर के पास जाऊंगा कि भाई मैंने टी शर्ट ले ली है, ठीक है। शॉपकीपर कहता है कि भाई 500 रुपए की होगी है आपकी। कितने की होगी? 500 रुपए की। तो मैं उसके पास जाऊंगा, मैं कहा ये लो 500 रुपए, ठीक है। अब क्या शॉपकीपर इसको लेने से मना कर सकता है? नहीं। तो शॉपकीपर क्या करेगा, उसको, इस पैसे को ले लेगा। तो जो भी चीज, जो भी मनी शॉपकीपर एक्सेप्ट कर सकते हो या कोई भी एक्सेप्ट कर सकता हो, इसको कोई मना नहीं कर सकता कि हाँ ये गलत चीज है, ये मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड मनी को क्या कहते हैं हम? लीगल टेंडर। जो कि जैसी भी मनी हमेशा कहीं भी एक्सेप्ट हो सके। अब आ जाते फिएट मनी क्या होती है। मनी दैट कैरीज साइन ऑर्डर ऑफ द आरबीआई गवर्नर। फिएट मनी हम उसको कहते हैं जिसपे किसका साइन हो? आरबीआई गवर्नर के। अब देखिए 500 रुपए का नोट है मेरे हाथ में, इसमें आरबीआई के गवर्नर के साइन है। देखिए आप यहां छोटा सा, अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा, और आरबीआई का स्टैंप है। उस चीज को क्या कहते हैं हम? फिएट मनी। तो लीगल टेंडर, आपको लीगल टेंडर का पूरा मतलब बता देता हूं। लीगल टेंडर क्या है, उसमें 2 पॉइंट्स आएंगे। नंबर 1, एक तो वो क्या होना चाहिए, फिएट मनी होनी चाहिए। फिएट मनी का मतलब जिसपे गवर्नर, आरबीआई गवर्नर के साइन हो। किसके साइन हो? आरबीआई गवर्नर के। सेकंड पॉइंट, वो पैसा किसी भी शॉपकीपर को, शॉपकीपर एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, उसको कोई मना ना करे, उसे क्या कहते हैं? इन दोनों पॉइंट्स को मिला के क्या बनता है हमारा? लीगल टेंडर। अंडरस्टूड? अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको 500 रुपए का नोट दिखाया, क्या वो एक वैलिड लीगल टेंडर है? अगर मैं पूछूं वैलिड, वैलिड का क्या मतलब है? क्या वो चल जाएगा, लीगल टेंडर में काउंट होगा या नहीं होगा? तो मैंने आपको 500 रुपए दिखाया, जैसे मैं आपको 500 रुपए दूं, आप लोगे या नहीं लोगे? हाँ आप जरूर लोगे। तो इसलिए वो क्या हो गया? लीगल टेंडर। और जैसे कि 2000 का नोट है जो कि अब बंद हो चुका है देश में, तो क्या होगा, वो लीगल टेंडर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि क्या हो चुका है, वो बैंड बाय आरबीआई, ठीक है। अगर आप किसी भी शॉपकीपर के पास अभी 2000 का नोट लेके जाओगे, अगर आपके पास रखा है, तो उसको शॉपकीपर लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा। वो कहेगा क्या पागल आदमी है, बंद हो चुका है नोट, ठीक है। तो लीगल टेंडर में काउंट नहीं होगा। लीगल टेंडर में वही चीजें काउंट होती है जो कि शॉपकीपर या कोई भी उसे एक्सेप्ट कर ले, उस मनी को ले ले, और दूसरी चीज उस पे आरबीआई या गवर्नर के साइन होने चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ये चीज तो है, फिएट मनी तो है वो, क्योंकि उस पे आरबीआई के गवर्नर के साइन थे। तो उसका सेकंड पॉइंट तो मिसिंग है ना बच्चा। उसको अब शॉपकीपर या कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तभी तो वो लीगल टेंडर होगा। लीगल टेंडर का मतलब टोटली जो फिएट मनी हो और शॉपकीपर वाला पॉइंट, ये दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे। इन दोनों चीजों को मिला के क्या बनता है हमारा? लीगल टेंडर। चलिए हम एक पीवाईक्यू देखते हैं इसके ऊपर। Which of the following statements correctly describe the meaning of legal tender money? Money tendered in court of law differ, मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है। नंबर 2, मनी विच इज क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, ठीक है, ये हो सकता है। नंबर 3 पढ़ते हैं हम, मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक या ड्राफ्ट, नहीं, इसको हम लीगल टेंडर नहीं कह सकते क्योंकि उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन नहीं होते। क्रॉस, मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री, ये भी नहीं। तो बचा क्या? बी पॉइंट। बी पॉइंट पे फोकस करते हैं हम, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी सेटलमेंट ऑफ क्लेम है, कि इसका मतलब क्या है? वही हो गया कि मैं टी शर्ट खरीदने गया, क्या शॉपकीपर 500 रुपए लेगा या नहीं लेगा? हाँ वो लेगा। इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, तो क्या हो गया? बी पॉइंट, लीगल टेंडर। अंडरस्टूड?
नाउ मूविंग टू अनदर स्लाइड। अब यहां टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ लीगल टेंडर मनी। कितने तरह के लीगल टेंडर मनी होता है। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। आप एक गाड़ी लेने गए, क्या लेने गए, कार। मुझे तो फॉर्च्यूनर पसंद है यार, तो मैं फॉर्च्यूनर लेने गया। फर्स्ट हैंड तो मिल नहीं सकती, तो मैं सेकंड हैंड लेने गया। किसी ने मुझे ऑफर करा कि 10 लाख रुपए में आपको इस शोरूम से ये कार मिल जाएगी सेकंड हैंड। कितने में? अब मेरे पास क्या है, मैं तो भाई चिंदी, मेरे पास तो सिक्के भी रखे हैं और कैश भी रखा है और चेक भी रखा है। तो सरकार क्या कहती है कि जब आप कुछ भी खरीदने जाते हो तो आप 1 रुपए, ₹1 की कॉइन सिर्फ 5,000 तक यूज कर सकते हो। 5,000 कॉइन्स यूज कर सकते हो। तो कितना हो गया टोटल सम? ये हो गया ₹5,000। इस 1 रुपए के 5,000 से ज्यादा सिक्के हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब 2 रुपए से लेके जितने भी हमारे पास नोट है 500 तक के, अभी 500 तक मान लो, 2 रुपए से लेके 500 रुपए तक मैं 2 लाख तक, 2 रुपए से 500 रुपए के नोट मैं कितने भी दे सकता हूं, ठीक है। मान लो 50 के या 10 रुपए के नोट है, मैं 2 लाख तक, कितने, अप टू 2 लाख, 2 लाख रुपए मैं इन नोट्स में डील कर सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, बहुत सारे नोट हो गए। अब 2 के भी हो गए, 10 के भी हो गए, ठीक है। जो पहला पॉइंट है कि हमने एक कॉइन को कितना यूज करा, सिर्फ 5,000, ठीक है। इस चीज को क्या कहेंगे हम, इस चीज को कहेंगे लिमिटेड लीगल टेंडर। और अनलिमिटेड किसको कहेंगे कि यहां हमने कितने नोट दिए, 10 के दिए या 50 के दिए, 100 के दिए, अनलिमिटेड दिए हमने, उसे क्या कहेंगे हम, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। और बस एक चीज याद रखनी है कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर में सिर्फ आप 2 लाख तक के नोट ही डाल सकते हो, 2 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकते हो, कितने नोट देने हो आपको। चलिए अब सीखते हैं। कॉइन्स कैन बी यूज टू पे ओनली अप टू ए फिक्स्ड लिमिटेड अमाउंट। लिमिटेड अमाउंट कितनी बताई मैंने, 1 रुपी। बियॉन्ड द लिमिट, अगर वो 5,000 से ऊपर होती है, ए शॉपकीपर में लीगली रिफ्यूज टू टेक कॉइन्स, ठीक है। अब अनलिमिटेड पे आ जाते हैं। नोट्स कैन बी यूज टू पे एनी अमाउंट, मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर एनी ट्रांजेक्शन अमाउंट। इसके बाद आप चेक दे दो, ठीक है। लार्ज पेमेंट्स बियॉन्ड कैश लिमिट आर टिपिकली मेड बाय चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर, मगर फिजिकल कैश हम यूज नहीं कर सकते। तो ये अमाउंट कितनी थी, 2 लाख। नाउ अंडरस्टूड कि जब भी वो अमाउंट एक्सीड हो जाए कि हमने इतना पैसा कैश दिया, हमने फिजिकली दिया है, ठीक है, तो इसके अलावा इसके बाद क्या करेंगे हम, चाहे तो हम चेक दे देंगे उसे। ड्राफ्ट का मीनिंग मैं आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है, या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद इन पेमेंट्स में हम, इन मेथड ऑफ पेमेंट्स में हम कर सकते हैं पेमेंट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी समझते हैं कि जैसे मेरे पास मान लो ये बोर्ड है और मैं काम थक गया, मैं मेरे को अब ये बेचना है, ठीक है। अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा तो मेरे को कितनी जल्दी कैश मिल सकता है या कौन खरीदने वाले होंगे। या एक जगह पे मान लो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास गोल्ड है, ठीक है, और मैं बेचने जाऊं तो क्या जल्दी ले पाएंगे या इसको जल्दी लेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड मान लो या डायमंड, कुछ भी। ये फर्स्ट हैंड पे मेरे पास ये है, दूसरे पे क्या है मेरे पास, मान लो पेंटिंग है कोई, ये स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग मिस्टेक, इसे एक को हटा दो।
अगर मैं किसी के पास भी, किसी भी शॉपकीपर के पास गोल्ड या डायमंड लेके जाऊं, शॉपकीपर मतलब खरीदने वाले हैं, मैं किसी को भी अगर बेचना चाहूं तो मैं गोल्ड या डायमंड जल्दी बेच पाऊंगा या पेंटिंग जल्दी बेच पाऊंगा? लोग क्या खरीदेंगे सबसे पहले? गोल्ड या डायमंड। तो इसकी जो लिक्विडिटी है वो क्या होगी? हाई होगी। इसका क्या मतलब है? किसी चीज को जितना जल्दी बेचा जा सके उसका मतलब होता है लिक्विडिटी उसी चीज की हाई होना। अब पेंटिंग है, इसको कोई मुश्किल से ही खरीदेगा। ठीक है, मैंने कोई रद्दी सी पेंटिंग बना दी और मैंने कहा मैं इसको बेच के आ रहा हूं, तो मुश्किल से कोई खरीदेगा ना। वो तो कहेगा कि क्या भद्दा मजाक बना दिया। तो इसकी क्या होगी? लिक्विडिटी कम होगी। क्या होगी? लिक्विडिटी लो। तो कोई भी चीज जो जल्दी बिक सके, जो जल्दी कन्वर्ट हो सके, किस में? कैश में, उसकी लिक्विडिटी होती है हमेशा हाई। और जो चीज देर से बिक सके या उसको बिकने में या कैश कन्वर्ट होने में टाइम लगे, उसकी लिक्विडिटी क्या होती है? लो। तो ये चीज आप डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। द एबिलिटी टू कन्वर्ट एन एसेट इनटू कैश क्विकली, उसे क्या कहते हैं हम? लिक्विडिटी। कि उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। अब हाई लिक्विडिटी पढ़ते हैं हम, किस चीज की हो सकती है? कैश की हो सकती है, गोल्ड हो गया हमारे पास, ठीक है, डायमंड्स हो गए या स्टॉक हो गए, ये जल्दी सी लोग खरीद सकते हैं इसको। अब लो लिक्विडिटी में रियल एस्टेट, आप अगर फ्लैट बेचने जाओगे तो आपको मुश्किल ही कोई कस्टमर मिलेगा कि किसी भी प्राइस में वो खरीद ले, राइट। तो दूसरा हो गया अपना पेंटिंग, टेक लॉन्गर टू सेल। अब लिक्विडिटी का ऑर्डर पढ़ते हैं हम। अब डिसेंडिंग का मतलब तो आपको पता होगा ना। एक सबसे मान लो कोई नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, इसको मैं अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहूं, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो लिक्विडिटी का ऑर्डर करेंगे तो लिक्विडिटी का मतलब कि कोई सी चीज जल्दी कन्वर्ट हो सके, तो सबसे पहले कैश में कन्वर्ट होगा, कैश ही होगा, ठीक है। नंबर 2 स्टॉक्स, फिर 3 गोल्ड, एंड लास्ट है रियल एस्टेट। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। ये छोटे से की टेक अवेज हैं। इसका मतलब क्या है कि आप इन चीजों से थोड़ा नोट्स को रिवाइज कर सकते हो और क्विकली रिवीजन कर सकते हो जो मैंने अभी तक पढ़ा है। गुड्स एंड सर्विसेज, टचेबल एंड अनटचेबल, एसेट एंड लायबिलिटीज, व्हाट यू ओन वर्सेस व्हाट यू ओ मतलब आपकी चीजें अधूरी किसी को देनी रहती हैं। कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल किसे? लॉन्ग टर्म, वर्किंग कैपिटल इज शॉर्ट टर्म। जीडीपी टोटल प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर। लीगल टेंडर एंड फिएट मनी, आरबीआई बैक्ड और लीगली एक्सेप्टेड मनी और आरबीआई का साइन। लिक्विडिटी, कैश, स्टॉक्स, गोल्ड और रियल एस्टेट। थैंक यू वेरी मच गाइस। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आई थिंक एक लेक्चर और डलेगा बेसिक्स पे, ठीक है, उसके बाद हमारे बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम प्रॉपर इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। ये चीजें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए जुबान पे। जब तक आप ये नहीं कर पाओगे, ये पॉइंट्स याद नहीं रखोगे, तो आपको इकोनॉमिक्स हमेशा समझने में क्या होगी? देर होगी और आप समझ नहीं पाओगे। तुम इन चीजों को ध्यान से नोट करें, ठीक है। आपको जिस लैंग्वेज में समझ आता हो आप खुद अपने नोट्स बनाएं। मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूं, मैंने हिंदी में भी डाले ये नोट्स और इंग्लिश में भी। एग्जाम्पल्स हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी। मेरे को जितना समझ में आ सके, जितना आपको समझा सकूं मैंने उतना प्रयास करा है। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो मैं इसी वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस टेलीग्राम लिंक पे ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। So thank you very much. Take care. Wait for the next video.